नमस्कार दोस्तों, निकली क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्या राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमने नदियों का डिवाइडेशन कर लिया था कि कौन सी नदी अब अरब सागर में जाती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है और कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की है। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र में। आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। घग्गर नदी के बारे में आज हम सविस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक या कालका पहाड़ी से। लिखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक व कालका पहाड़ी से, शिवालिक व कालका पहाड़ी से, कालका पहाड़ी से। तो हिमालय से एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, हिमालय से निकलकर राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो घग्गर नदी कहां से कहां तक आती है, ये बात करते हैं बहाव क्षेत्र की। तो ये हिमाचल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में कहां आती है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में कहां आती है? ये पंजाब में आती है, पंजाब। और इसके बाद में कहां जाती है? ये हरियाणा, हरियाणा। और इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के, ये हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ऐसे लिख लो, राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आगे ये कहां तक जाती है? ये आगे अनूपगढ़ और गंगानगर, आगे कहा? गंगानगर व अनूपगढ़ में बहती है। गंगानगर व अनूपगढ़। और यदि इसमें बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी कहां तक जाता है? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक। आगे पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी नदी का बहाव क्षेत्र मेरे हिसाब से आपको याद हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक व कालका पहाड़ी से ये उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश में आती है, इसके बाद में पंजाब में आती है, बाद में हरियाणा में आती है, बाद में हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में। तलवाड़ा तहसील है, तहसील भी पूछ ली जाए तो आपसे लिख लो टिब्बी गांव और तहसील लिख लो तलवाड़ा, तलवाड़ा तहसील। पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है। तलवाड़ा तहसील में प्रवेश करती है। यहीं पे इस पर एक तलवाड़ा झील स्थित है, जो राजस्थान की सबसे नीची क्या है? झील है। राजस्थान की क्या है? सबसे नीची झील है। ठीक है दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र, फिर ये गंगानगर, अनूपगढ़ के बाद में यह कहां चली जाती है? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में जाकर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह नदी के उपनामों के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से उपनामों से इसे जाना जाता है। तो इसे प्राचीन काल में सरस्वती, प्राचीन काल में सरस्वती, तुरंतमती के नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन से नाम? दुष्यंत नदी, नट नदी, मर्त नदी, सोत्तर नदी। जैसे सोत्तर नदी, मर्त नदी, नट नदी आदि उपनामों से क्या या दूषित नदी, दुष्यंत नदी, ये इन नामों से क्या जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम ये हिमाचल से राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। लिख लो, राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र
नदी। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, जो कि राजस्थान के उत्तर से प्रवेश करती है। बाकी सभी नदियां दक्षिण से चलती है और उत्तर से निकलती है, जबकि घग्गर नदी क्या है, उत्तर से प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ये यहीं पे लिख लो, इसे राजस्थान का शोक कहते हैं, शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो घग्गर नदी को कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं, यह क्वेश्चन ऐसे लिखो, घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो आपसे पूछ लिया जाए आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। मुझे पता है आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो बोल सर कांतली नदी क्या है। कांतली नदी भी क्या है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखना, जैसे आपसे पूछे जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। परंतु उसी क्वेश्चन को पूछे जाए ऐसे कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो बनास ऑप्शन में हो जाता है ना, उत्तर होता है। उसी प्रकार ये है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 465 किलोमीटर है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में लंबाई कितनी है, इसकी 100 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर क्या है, राजस्थान में इसकी लंबाई है। किसकी, घग्गर नदी की लंबाई राजस्थान में 100 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों इस पर गंगानगर का सूरतगढ़ कस्बा क्या है, बसा हुआ है। इस नदी पर गंगानगर व सूरतगढ़ बसे हुए हैं। गंगानगर का सूरतगढ़ स्थित है, सूरतगढ़ स्थित है। ठीक है दोस्तों, गंगानगर का सूरतगढ़ कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछ दिया जाए तो घग्गर नदी पर स्थित है। दोस्तों इस पर 3 सभ्यता स्थित है। इस नदी पर रंगमहल, कालीबंगा और कौन सी सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। तो ये कहीं पे लिखो, इस नदी पर लिखो दोस्तों, इस नदी पर रंगमहल, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता स्थित है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता स्थित है, इस पे रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है, तो घग्गर नदी पर स्थित है। दोस्तों बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है ना, हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग इसी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर। तो बटनेर दुर्ग कौन सी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। कौन सी पर, आपके बात करते हैं घग्गर नदी पर। ये थी आपकी घग्गर नदी। अब देख लो घग्गर नदी आपको समझ में आ गई। घग्गर नदी के एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। घग्गर नदी हिमाचल के शिवालिक व कालका पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में हिमाचल से पंजाब में, पंजाब से हरियाणा में, हरियाणा के बाद में हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में और तलवाड़ा तहसील में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह बाद में गंगानगर व अनूपगढ़ में बहती है। और यदि इसमें ज्यादा बाढ़ आ जाती है, इसमें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का पानी ज्यादा आ जाता है, तो ये पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। और पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा। तो आपसे पूछ लिया जाए हकरा किसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं, तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके उपनाम आपको पूछ लिया जाए तो प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी, सोमतर नदी, मर्द नदी, नट नदी और दुष्यंत नदी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है।
आगे और चर्चा करें तो घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है पूछ लिया जाए तो 100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस नदी पर गंगानगर का सूरतगढ़ कस्बा क्या है स्थित है। और आगे चलते हैं तो इस पर क्या है, इस नदी पर रंग महल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। रंग महल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं तो भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो कौन सी नदी पर स्थित है, भटनेर दुर्ग घग्गर नदी पर स्थित है। इस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। आपके के पास क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो घग्गर नदी को कहा जाता है। और बात करें तो घग्गर नदी पर एक राजस्थान की सबसे निचली झील स्थित है, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील आपसे पूछ लिया जाए, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहां स्थित है, तो राजस्थान में घग्गर नदी पर स्थित है। और वो क्या है, राजस्थान की सबसे निचली झील है। ये था दोस्तों घग्गर नदी के बारे में सविस्तार पूर्वक वर्णन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की नदी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों आगे बात करते हैं और दूसरी आंतरिक प्रवाह की नदी कांकनी नदी। कांकनी नदी का उद्गम कहां से होता है, जैसलमेर की कोटड़ी गांव से। तो कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से, कोटड़ी गांव से। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से किस नदी का उद्गम होता है, तो कांकनी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इसके उपनाम कौन से हैं, तो काकनीय, काकनीय, काकनीय या मसूरती नदी, मसूरती नदी। ये प्रश्न ग्राम सेवक पे आया था। मसूरती नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कांकनी नदी को मसूरती नदी के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों इस पे लिख लो, इस पर यह भुज झील को पानी उपलब्ध कराती है। यह भुज झील कहां है, आपको पता चल गया होगा। भुज झील को क्या करवाती है, भुज झील को पानी उपलब्ध कराती है। भुज झील को पानी उपलब्ध कराती है, पानी उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है। तो भुज झील को पानी उपलब्ध कराने का काम कौन करती है, कांकनी नदी करती है। आगे एक क्वेश्चन और लिख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यह आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। बड़ी मैंने बता दी कौन सी है, घग्गर है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो कांकनी नदी है, छोटी नदी है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से लगभग ये 17 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो कांकनी नदी का उद्गम कहां से होता है, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। और कांकनी नदी को मसूरती नदी या काकनीय नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहां स्थित है, इस पर भुज झील स्थित है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। दोस्तों आगे हम तीसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी नदी कौन सी, हमारी कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में पढ़ते हैं हम। कांतली नदी या कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, तो खंडेला की पहाड़ी से क्या होता है इसका उद्गम। तो लिखो उद्गम खंडेला पहाड़ी से, खंडेला पहाड़ी से। खंडेला पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, तो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ी से होता है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। बहाव क्षेत्र कौन सा है इसका दोस्तों, तो सीकर है। सीकर के बाद में दूसरा जिला सीकर से कौन सा बना था, नीम का थाना। और आगे बात करते हैं झुंझुनू तक ये क्या जाती है, कांतली नदी जाने का काम करती है। आगे बात करते हैं नीम का थाना में कांतली नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता। लिख लो, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। जैसे घग्गर नदी पर कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा, पीलीबंगा और कौन सी बंगा रंग महल सभ्यता स्थित थी। तो इस पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस पे कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
तो इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावाटी कहते हैं। बहाव क्षेत्र लिख लो दोस्तों, बहाव क्षेत्र क्या है? तोरावाटी। जैसे घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा, नट या नाली नदी के नाम से जाना जाता है, इसे तोरावाटी कहते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पूर्णतः बहने वाली राजस्थान में सब पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कांतली नदी है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर के आसपास, 100 से ज्यादा ही है, 100 किलोमीटर के आसपास। पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो कौन सी है? कांतली नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह झुंझुनों को दो भागों में बांटने का क्या काम करती है? यह झुंझुनों को दो भागों में बांटने का काम करती है। और इस पर कौन सी सुनारी सभ्यता स्थित है? इस पर सुनारी सभ्यता स्थित है। सुनारी सभ्यता स्थित है कहां पर? झुंझुनों में। जो किसके काम के लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए। लोहे की क्या मिट्टी है? प्राचीन भट्टी यहीं से मिली है। लिखो तो लिखना चाहो तो लिख लो, लोहे की प्राचीन भट्टी प्राप्त हुई है। भट्टी प्राप्त हुई है। ठीक है। और ताम्र युगीन सभ्यताओं को, ये कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। यहीं पे लिख लो, ताम्र युगीन। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये बात करते हैं कांतली नदी के ऊपर उदयपुर वाटी में क्या किए गए हैं? यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। तो यहीं पे लिख लो, इस नदी पर उदयपुर वाटी में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। यूरेनियम भंडार खोजे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। कांकरी नदी वापस से रिवाइज करते हैं क्या क्या है दो नदियों के बारे में। कांकरी नदी उद्गम कहाँ होता है? कोटड़ा, जैसलमेर के कोटड़ी गांव में होता है। इस पर भुज झील को ये क्या कराती है? पानी उपलब्ध कराने का काम करती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कांकरी नदी है। और यह कौन कौन से नामों से जानी जाती है? तो मसूरदी नदी और कांकरी नदी के नाम से जानी जाती है। अब आगे बात करते हैं कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। और इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो सीकर और नीम का थाना और झुंझुनू क्या है? इसका बहाव क्षेत्र है। बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता किस पर स्थित है? नीम का थाना में। तो नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के ऊपर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को तांबा उत्पादन करने के कारण ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णतः आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है? कांतली नदी है। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तोरावाटी कहते हैं। बात करते हैं यह राजस्थान के दो भागों में बांटने का काम करती है। राजस्थान का नाम अगर सॉरी दोस्तों झुंझुनू को दो भागों में बांटने का काम कौन सी नदी करती है? तो कांतली नदी करती है। इस पर सुनारी सभ्यता क्या है? स्थित है। और सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, और बात क्या की थी हमने? इस पर उदयपुर वाटी में यूरेनियम के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। कौन सी नदी पर? कांतली नदी पर उदयपुर वाटी में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। ये था आपकी दो नदियों के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
दोस्तों आगे बात करते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मनोहर थाना जयपुर से, जयपुर ग्रामीण से। कहां से होता है? मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण से। जयपुर कौन सा? ग्रामीण से। किसका उद्गम होता है? मेंथा नदी का उद्गम होता है। मेंथा नदी का उद्गम मनोहर थाना, ये चौथी नदी कर रहे हैं हम। आंतरिक अफवाह की चौथी नदी मनोहर थाना जयपुर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र देखिए, बहाव क्षेत्र कहां से कहां तक है? जयपुर ग्रामीण। लिखो दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन के बाद में ये नदी कहां पर जाकर गिरती है? तो डीडवाना कुचामन के बाद में ये नदी सांबर झील में जाकर गिरती है। इसके बाद में सांबर झील। इस सांबर झील में दोस्तों 5 नदियां आकर गिरती है। ये आपसे पूछ सकता है, तो आप चित्र बना लो ऐसे। देखो दोस्तों, उत्तर की ओर से कौन सी नदी आ रही है? मेंथा नदी आ रही है। और आपसे पूछ लिया जाए इसके पूर्व में कौन सी नदी? खारी, खंडेला और तुरतमती नदी। खारी, खंडेला और तुरतमती। ये कौन सी नदी है? कौन सी झील है? सांबर झील है। सांबर झील। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, सांबर झील के दक्षिण से कौन सी नदी आकर गिरती है? तो दक्षिण में से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? जो उसका उद्गम अजमेर से होता है, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर से होता है। अजमेर के किस जिले से? कुचाली झील से। अजमेर के कुचाली झील से किसका उद्गम होता है? रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और वो कहां आकर गिरती है? फिर सांबर में आकर गिरती है। कहां आकर गिरती है दोस्तों? सांबर में आकर गिरती है। ठीक है। और इधर से पूर्व की ओर से कौन सी नदी आकर गिरती है? खारी, खंडेला और तुरतमती। और उत्तर से कौन सी नदी आकर गिरती है? मेंथा नदी आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नदियां आकर किस में गिरती है? सांबर में गिरती है। सांबर झील के अंतर्गत आकर गिरती है। ये क्या है? सांबर झील है, जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इसमें 8.7% भारत का क्या होता है? नमक उत्पादन होता है। और के अंदर क्या है? यहीं पे क्या लगे हुए हैं? संयंत्र। रूपनगढ़ नदी पर दोस्तों निम्बोरक संप्रदाय का प्रधान पीठ है। इस नदी पर लिखो एक क्वेश्चन, इस नदी पर निम्बारक संप्रदाय का प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ है। ठीक है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाए निम्बोरक संप्रदाय का प्रधान पीठ कहां स्थित है? तो निम्बोरक संप्रदाय का प्रधान पीठ रूपनगढ़ नदी पर स्थित है। तो दोस्तों एक बार आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सांबर झील में कौन सी नदी आकर गिरती है, या सांबर झील के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं गिरती है। उसमें 5 नदी याद रखनी है आपको। एक तो मेंथा, खारी, खंडेला, तुरतमती और रूपनगढ़ नदी। ये 5 नदियों के आपको नाम रटने हैं कि सांबर झील में कौन सी नदी आकर गिरती है। तो ये 5 नदियों के नाम याद रखने हैं। वापिस से देख लो, मेंथा उद्गम कहां से होता है? मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण से। पहले जयपुर में थी, जयपुर ग्रामीण में आ गई है। जयपुर ग्रामीण से बहने के बाद ये कहां जाती है? डीडवाना कुचामन में जाती है। और इसके बाद में ये सांबर झील में गिर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मैंने इस प्रकार से नक्शे में क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सांबर झील में उत्तर से गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी? आंसर क्या दोगे? मेंथा नदी। सांबर झील में पूर्व से गिरने वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, 3 नदियां हैं। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि सांबर झील में पूर्व से गिरने वाली नदी नहीं है। तो खारी, खंडेला, तुरतमती सांबर झील के कहां से गिरती है? पूर्व से आकर गिरती है। ये याद रखना है, लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायग्राम से आपको समझ लेना है। ज्यादा नोट्स के पाने भरने से कोई सार नहीं निकलेगा। ऐसे बना लो, इससे समझ जाओगे। खारी, खंडेला, तुरतमती सांबर झील में पूर्व में आकर गिरती है। ठीक है, पूर्व से। आपसे पूछ लिया जाए सांबर झील के दक्षिण से आकर गिरने वाली नदी कौन सी है? तो रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर के कुचाली झील से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और रूपनगढ़ झील में, रूपनगढ़ नदी पर क्या संप्रदाय स्थित है? निम्बोरक संप्रदाय स्थित है।
ठीक है। निम्बोरक संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? रूपनगढ़ नदी पे स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये नदियों का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और यदि आपने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी इसे क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जो जितनी भी सूचनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।